हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे लाइट चैप्टर की, द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो फटाफट से रेडी हो जाइए विद योर पेन नोटबुक, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स बनाने हैं तो पेन पेंसिल एंड नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। हम सारे रे डायग्राम्स, पूरा रिफ्लेक्शन टॉपिक आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं और अच्छे से आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर में। देखिए बच्चे, लाइट चैप्टर की जब हम बात करते हैं फिजिक्स के, तो यहाँ पे दो टॉपिक हैं। लाइट का कौन कौन सा फिनोमिना पढ़ना है हमें, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो आज के इस पार्ट वन में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इसके बाद पार्ट टू आएगा, उसमें हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और फिर पार्ट थ्री भी लाएंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका न्यूमेरिकल्स का फोबिया है उसे, डर को खत्म कर देंगे और 101% आपका न्यूमेरिकल जो है आपके फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में सॉल्व होगा। इस बात की गारंटी लेंगे, हर ये चीज इंश्योर करेंगे कि आप लाइट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल, थ्योरी बेस्ड, रे डायग्राम बेस्ड, उसे कवर कर पाएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर को। सबसे पहले मैं लाइट की डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगी। हमने वह बात की लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट is a form of energy. It is a form of energy. Light एक एनर्जी की फॉर्म है। That gives you this, that gives us a sensation of vision. That gives us a sensation of vision, जिसके कारण आज हम देख पाते हैं, हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ही ना, मुझे बच्चों का बहुत ही एक बड़ा मिथ है वो क्लियर करना है। लाइट कभी भी ना हमारी आंखों की कोई रोशनी नहीं होती कि हाँ हमारी आईज से कोई एक रोशनी निकल के जाती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है, और हम देख पा रहे। नो, आप इस चीज को देखिए, समझिए कि जब ऑब्जेक्ट लाइट में होगा देन ओनली यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप लाइट में हैं और ऑब्जेक्ट अंधेरे में है, आप रात को बाहर आपकी रोड पे, आपकी जो बाहर घर के बाहर रोड है उस पर लाइट नहीं और आपके रूम की लाइट जली और आप रूम में से बाहर देख रहे हैं विंडो में से, तो आपको बाहर नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? बिकॉज योर ऑब्जेक्ट जो है वो उस पे लाइट नहीं पड़ रही है, आपकी आईज पे लाइट पड़ रही। बट इसका ऑपोजिट हो अगर, कि आपके रूम की लाइट ऑन है और आप अपने घर के बाहर खड़े हो, तो बाहर खड़े होकर रूम के अंदर आप इजीली देख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रूम है और वहां लाइट ऑन है। तो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल के हमारी आईज में आती है और फिर उस लाइट रे से हमारी आईज में उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होती है, जिस की वजह से हम उसे देख सकते हैं। और उसको देख के पहचानना और समझ पाना वो हमारे ब्रेन का काम है, क्योंकि आईज डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है। तो लाइट की जब बात करते हैं तो लाइट क्या फिनोमिना शो करती है? लाइट की वजह से ही, लाइट ये है एक ऐसी हमारी चीज है, जो लाइट है वो इमेज फॉर्मेशन करती है। हमारी आईज में भी इमेज फॉर्मेशन होती है और मैंने बात की कि मिरर में भी ये इमेज फॉर्मेशन करेगी। इमेज फॉर्मेशन होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, या लाइट कौन कौन से फिनोमिना दिखाती है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर पे ये इमेज फॉर्मेशन करती है, मतलब उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इन योर लैंग्वेज आप क्या समझते हो कि लाइट की वजह से मिरर में इमेज बनती है, हम अपने आप को देख पाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसी को आज हमने डिटेल में समझना है। और लाइट की वजह से ही आप देखते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमिना, स्टार्स ट्विंकल, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फिनोमिना शोन बाय द लाइट, वो लाइट की वजह से है। रेनबो फॉर्मेशन, ये भी आपके ह्यूमन आई चैप्टर में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन आता है, आपके क्लास 10th का ही टॉपिक है। ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, बेंड्स, चेंजेस इट्स पाथ, चेंजेस इट्स पाथ when travel from one medium to another। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ बेंड कर लेती है। इसी को हम, इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और यही फिनोमिना
इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और यही फिनोमिना हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक्स जो हैं ये हम ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइट चैप्टर में लाइट के ये दो फिनोमिना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट की। लाइट क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती है? सबसे पहले तो लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। बेंड कब करती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अदरवाइज एक सिंगल मीडियम में लाइट ऑलवेज हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। और स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम, लाइट स्पीड क्या है वैक्यूम में इसकी जो कि होती है वो होती है मैक्सिमम स्पीड। कितनी होती है वो मैक्सिमम स्पीड? ये सबको याद होना चाहिए। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁴ पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां से पता चला कि वो वैक्यूम में चल रही है। इसका मतलब लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिना मीडियम के भी चल सकती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है उसका। ठीक है, और इसके साथ लाइट इज अ थिंग और द एनर्जी दैट कास्ट शैडो ऑल्सो। लाइट कास्ट शैडो ऑल्सो। आप अपनी शैडो देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की शैडो बनते हुए देखते हैं। दैट इज अ फिनोमिना शोन बाय लाइट। वो लाइट की वजह से ही होता है। और एक और बात, लाइट शोज रे नेचर। रे की तरह भी चलती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी चलती है, और वो वेव नेचर भी शो करती है। वो वेव की तरह भी शो चल सकती है, रे एज वेल एज वेव नेचर। रे नेचर हमें उसका कहां देखने को मिलता है? जो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहां से हमें थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम लाइट का रे नेचर देख पाते हैं। मींस इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और वो वेव की तरह चलती है। उसके लिए वो दो फिनोमिना शो करती है। वन इज डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एंड अनदर इज इंटरफेरेंस। बट ये फिनोमिना हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th में पढ़ने वाले, हायर क्लासेस में पढ़ने वाले, क्लास 10th में नहीं पढ़ने वाले। ओके, तो जब हम ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? जब हम अब स्टडी कर रहे हैं ना लाइट के बारे में, लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स नेचर, रे नेचर, वेव नेचर, कैसे ये फिनोमिना शो करती है, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ये कौन सा पार्ट हो गया साइंस का? फिजिक्स का कौन सा पार्ट हो गया? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, वो फर्स्ट फिनोमिना जो लाइट शो करती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, बाउंसिंग back of light in same medium। जब लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। when it strikes any सरफेस, जब वो किसी सरफेस पे टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है और उस हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, ये एक सरफेस था, स्मूथ सरफेस। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो सरफेस लिया है वो स्मूथ सरफेस लिया है। स्मूथ सरफेस लूंगी, सरफेस की अगर मैं बात करूं, अगर वो सरफेस स्मूथ होगा तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अगर स्मूथ रफ होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी होगी? इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। बट मुझे यहाँ पे बात करनी है
रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि मुझे फिनोमिना को समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से किस तरह से इमेज बनती है मिरर में। तो हम यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो देखिए ये एक सरफेस था, बिल्कुल स्मूथ सरफेस था, मैंने इसको मेंशन भी किया कि मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे ये लाइट फॉल की। जैसे ये लाइट फॉल की तो ये लाइट रे ऐसे बाउंस बैक हो गई। दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट रे हमने स्ट्राइक करवाई, जो लाइट रे हमने यहाँ स्ट्राइक कराई, इस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइट रे क्या है? इंसिडेंट रे। और ये जहां पे स्ट्राइक करी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। और जो लाइट फिर टकराने के बाद बाउंस बैक होके गई उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके। और यहां पे ये देखिए, ये जो एंगल है, नॉर्मल एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट टकरा के एक सरफेस पे उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए, अब रिफ्लेक्शन हो गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने अभी ये डायग्राम बनाया, इसी रिफ्लेक्शन के डायग्राम से मुझे दो बातें समझ आई, उन्हीं को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहली बात मुझे क्या समझ आई कि मैं ये 2D प्लेन पे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ ना, पेपर पे, बोर्ड पे। तो द इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, जो हमने लाइट रे फॉल करवाई वो इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक की वो रिफ्लेक्टेड रे, और उनके साथ हमने क्या ड्रॉ की थी? नॉर्मल टू द प्लेन। हमने एक प्लेन पे, सरफेस पे एक नॉर्मल रे ड्रॉ की थी, नॉर्मल टू द प्लेन। कहां पे बनाई थी? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट, जहां पे पॉइंट इंसिडेंट किया वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ की। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन, ये तीनों रे कहाँ लाई की? इन सेम प्लेन में। सेम प्लेन में ही वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक की, तभी तो 2D में बना पाए, 3D की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लांट नहीं, प्लेन, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड जो लॉ था वो ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं उसे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, आर ऑलवेज इक्वल। जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल पे लाइट वापस जाएगी, मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई कौन सा था हमारा? एंगल आई था हमारा ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्टेड रे और उसके बीच में। तो यहां से पता चला कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। जब रिफ्लेक्शन होती है, लाइट रेज किसी भी मीडियम पे स्ट्राइक करती हैं, तो उसके बाद लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक इमेज फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इमेज क्या होती है? इमेज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके जब जहां मिलती है
वो पॉइंट क्या कहलाता है? इमेज। ठीक है, पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, रिफ्लेक्शन के बाद जब जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर जाती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं इमेज। अब ये जो इमेज है ना, ये दो तरह की होती है हमारी। ये जो इमेज है बच्चे, ये दो तरह की होती है। वन इज रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो रियल इमेज है ये कब बनती है? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मिल जाती हैं तो वो क्या है? रियल इमेज है। बट समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल नहीं रही है, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ आगे जाके मिल जाएंगी, या कहीं पीछे से एक ही पॉइंट से निकलती हुई आ रही, अपीयर्स टू बी मीट, हमारे सामने कहीं नहीं मीटर कर रही है, बट अपीयर कर रहा है कि हाँ मिली होंगी या मिल सकती हैं। ठीक है, तो दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। व्हेन टू reflected rays appears to meet, तो तब हम उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन उल्टी बनेगी। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो आप सिनेमा घर में प्रोजेक्टर्स लगे देखते हैं या कहीं भी प्रोजेक्टर लगे देखते हैं, तो प्रोजेक्टर में जो इमेज होती है ना, जैसे कास्ट करते हैं वो उसके ऑपोजिट दिखती है, क्योंकि वो रियल इमेज होती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी ही बनेगी, ये उल्टी नहीं बनती है, ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, इसको हम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जैसे मैंने सिनेमास प्रोजेक्टर बोला, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो ये पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना बहुत बार ना क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा न्यूमेरिकल करते हुए कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो रियल और वर्चुअल आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही होगी तो वो रियल इमेज, और अगर वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही होगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। रियल व्हेन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर and its image is produced, उसके बारे में और कुछ नहीं दिया, and obtained on screen, तो obtained on screen तो real लिखा होगा, a image is produced but it is not obtained on screen, virtual। उसके बारे में और कुछ नहीं दिया, आपको बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, पोजीशन, नेचर, तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन की बात। आगे चलते हैं। अब जब इमेज बनानी है तो हमें कौन रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कौन दिखाते हैं? मिरर्स दिखाते हैं। तो अब मैं मिरर के सामने खड़े हो जाऊं, मेरी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। तो वो कैसे देख पा रहे हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर होता कौन सा है? तो प्लेन मिरर जो आपके घर में यूज हो रहा है, एक लॉन्ग मिरर जिसमें आप पूरा रेडी होने के बाद अपने आप को पूरा देखते हो, ठीक है, और फुल व्यू लेते हो। जब वो फुल व्यू लेते हो तो आपको दिखता है आप कितने मोटे हो, कितने पतले हो, है ना? आपकी हाइट क्या है, सेम साइज ऑफ इमेज बना के देता है जो मिरर। जैसा जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी साइज है, जो हाइट है, वो सब दिखता है। तो दैट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें जो आपकी इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है। सबसे पहले ये जानिए, इसीलिए आपको अपनी हाइट देखनी है, कितने मिरर में खड़े होके देखना है कि मैं मोटा हूं या पतला लग रहा हूं, तो वो सारे कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। बिकॉज व्हाई वी यूज प्लेन मिरर देयर एट होम? वो लेंथ में जो लंबे मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स ही क्यों यूज करते हैं हम अपने घर पे? बिकॉज दैट प्रोड्यूसेस द सेम साइज ऑफ इमेज। देखिए रे डायग्राम बना है यहाँ पे, इस रे डायग्राम को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक मिरर है। ठीक है, मिरर हमेशा एक साइड से पॉलिश होगा, वो ग्लास, अगर वो पॉलिश नहीं करोगे तो वो ग्लास कहलाएगा। मिरर इज नथिंग, आप एक ग्लास लीजिए, उसको एक साइड से पॉलिश कर दीजिए,
तो वो मिरर बन जाएगा। मैंने इसको एक साइड से पॉलिश कर दिया, अब ये मिरर बन गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट था। ए बी इज माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, जब वो स्ट्रेट लाइन पे गई, स्ट्रेट लाइन पे गई तो वो सीधी चली गई, वो बाउंस बैक कर गई। वो बाउंस बैक कहाँ करी? सेम पाथ पे, तो हमने माना कि वो सीधी ही चली गई। ठीक है, इस तरह से। और ये लाइट रे ऐसे आई, ये मैंने एंगल आई लिया, तो ये बाउंस बैक करके कहाँ गई? आर एंगल पे, बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और जब मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस रे को भी और इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो इमेज यहाँ बनी। ये कहाँ बनी? इमेज बनी। इमेज कैसी थी? आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है वो क्या है? सेम है। और जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है और इमेज का मिरर से डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब वो इक्वली डिस्टेंट बनती है, इक्वली डिस्टेंट बनती है। आप थोड़ा पीछे होंगे तो आपको, जैसे आप अभी यहाँ मिरर में खड़े हैं, तो आप पीछे होंगे तो आपकी इमेज भी पीछे होगी, आप पास आएंगे तो आपकी इमेज भी पास आ जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। आज मिरर में खड़े होके देखना, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में। ठीक है, मिरर में खड़े होके अपना राइट हैंड ऊपर करना, इमेज में लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, इमेज में लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, क्योंकि इमेज में राइट साइड लेफ्ट में नजर आती है, लेफ्ट साइड हमेशा राइट में नजर आती है। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज इट इज ऑफ सेम साइज। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगी उसकी जो मैग्निफिकेशन है, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहना हो तो क्या कहूंगी? मैग्निफिकेशन इज 1। इक्वली डिस्टेंस होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। और आप ये देख रहे हैं कि द इमेज जब बनी है वो डॉटेड लाइन पे, लेज हमें अपीयर कर रही थी कि वहां से कहीं मिलके आ रही होंगी, एक्चुअली में मीट होती है, हमें कहीं नजर नहीं आई। तो ये वर्चुअल है और सीधी बन रही है, तो हमें पता है वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो आप मुझे बताओ स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी? नहीं। जितनी देर मिरर के सामने उतनी देर जरा सा साइड हुए, इमेज गायब, परमानेंट नहीं रही, उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, कैप्चर नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स जो आपने म्यूजियम्स में देखे होंगे जनरली, जिसमें आप मोटे दिखते हो, लंबे दिखते हो, उल्टे दिख जाते हो, या फिर जो मेकअप मिरर्स होते हैं, छोटे छोटे मेकअप मिरर्स होते हैं, जिसमें शेविंग मिरर्स फॉर द बॉयज, मेकअप मिरर फॉर द गर्ल्स। ठीक है, उनमें आपका फेस बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, सो दैट आप एक एक पॉइंट को देख के, एक एक हेयर को देख के शेविंग के टाइम पे रिमूव कर सके। ठीक है, मेकअप बहुत इजीली हो जाए। तो दैट माई मिरर, जिसमें आपको हम साइज को बड़ा दिखा रहे हैं या छोटा दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं, मोटा दिखा रहे हैं, म्यूजियम्स में देखे होंगे ऐसे आपने मिरर्स, तो दैट मिरर्स आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं इस पॉइंट को कि स्फेरिकल मिरर्स किस तरह से बनते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को बनाने के लिए आपको एक सोचना है, आपके पास एक सॉलिड ग्लास की बॉल है। ठीक है, नॉट सॉलिड, होलो ग्लास की बॉल है। ग्लास की बॉल है, वो सॉलिड नहीं है, फुटबॉल जैसी, मतलब अंदर से खाली है, अंदर हवा ही भरी हुई है, अंदर सौ ग्लास नहीं है, सिर्फ बाहर बाउंड्री उसकी ग्लास की है। होलो ग्लास बॉल है, जस्ट लाइक योर फुटबॉल, है ना, सॉलिड नहीं है वो। तो वो ग्लास की बॉल को आपने लिया, ये मेरे पास एक ग्लास की बॉल थी, इस ग्लास की बॉल को लेके मैंने उसका एक सरफेस कट कर दिया, ऐसे एक पर्टिकुलर सरफेस ले लिया। ठीक है, और अगर मैंने अब इसे बाहर की साइड से पॉलिश कर दिया, अगर मैंने इसे बाहर की साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर मेरा बन गया कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर बना? कनकेव मिरर बना। ठीक है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। इधर मैं इधर खड़ी होके इस मिरर में देखूंगी तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, बट इधर देखूंगी तो मेरी इमेज बनती मुझे नजर आएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह से मैंने एक और स्फेरिकल बॉल लिया और अब इसमें मैंने एक सरफेस लिया, एक इसको कट कर लिया
और इसका जो हाफ सरफेस था, सेमी सर्कल पोर्शन था, उसमें अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर दिया। तो अब ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस साइड पे मुझे इमेज दिखेगी, यहाँ खड़ी होकर इमेज देखूंगी तो नहीं दिखेगी, क्योंकि इस साइड से तो ये पॉलिश हो चुका है। ये ग्लास है ना, ग्लास की बॉल ही तो थी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। जो हमारे कन्वेक्स मिरर होते हैं ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग मतलब लाइट रेज को फैलाते हैं, लाइट रेज आएंगी इनके पास जाके फैल जाएंगी, मिरर में से पास करेंगी तो फैल जाएंगी। ये कनकेव मिरर हमारे कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेज को इकट्ठा करते हैं, ये लाइट रेज आ रही थी, मिरर में से पास करके मिल जाएंगी। डाइवर्जिंग होंगी तो लाइट रेज आ रही थी, फैल जाएंगी। कन्वेक्स, कनकेव में मिल जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कनकेव और कन्वेक्स तो स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हम एक हाइपोथेटिकल लाइन मान लेते हैं। ऑब्वियसली देखिए, देखिए समझिए, ये अगर एक सर्कल था तो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। ये एक सर्कल का पार्ट था तो एक इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। दैट सेंटर ऑफ दैट सर्कल जिससे हमने ये मिरर बनाया है, क्योंकि ये गोल है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, और दैट सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सी को मैंने क्या कहा? सी जो सेंटर था बॉल, ग्लास बॉल का जिससे ये लिया, तो उसका हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब हम एक हाइपोथेटिकली मानते हैं कि एक लाइन पास हो रही है। हाइपोथेटिकली एक लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा। The hypothetical line, that वो imaginary line that passes from the center of the mirror is called center principal axis, and that center is also referred as center of curvature। पूरे लेंस का जो कर्वेचर है उसका जो सेंटर होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, सेंटर, और जब लाइन यहां से पास करती है और वो जहां मिरर पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। पोल क्या है? P इज पोल। जब प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से पास करेगी और जहां पे वो मिरर को पॉइंट ऑफ जंक्शन या पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस टचेस द मिरर इज कॉल्ड पोल। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड में, पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड में होता है फोकस। पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड में होता है फोकस। ठीक है, समझिए दोबारा। पोल से सेंटर के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हमें सर्कल की प्रॉपर्टीज में भी पता है। किसी भी सर्कल से स्टार्ट करके तो उसके सेंटर तक जाते हैं तो उसे रेडियस कहते हैं। तो यहां मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया। दिस इज पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस। लेकिन पोल से उसके मिड में फोकस होता है और इसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। पोल से फोकस का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। पोल से फोकस का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्योंकि फोकस से रेडियस पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड में लाई करता है, इसीलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2f होता है। मतलब फोकस के फोकल लेंथ का हमेशा डबल होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स जिनमें अगर सरफेस पॉलिश बाहर की तरफ से है तो वो कनकेव मिरर, क्योंकि ये केव गुफा बन रही है जहां से इमेज बनेगी, है ना। तो कनकेव, ये गुफा बनी ना, केव गुफा। कनकेव मिरर जहां केव वाली साइड पॉली हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो कनकेव मिरर और वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, जहां पे जो ये उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्शन बनाएगा, इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी तो उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर आपके डाइवर्जिंग मिरर होंगे, कन्वर्जिंग, कनकेव कन्वर्जिंग होंगे, कन्वेक्स डाइवर्जिंग होंगे, लाइट रेज को फैलाएंगे। ठीक है। और साइन कन्वेंशन के लिए कुछ वर्ड्स को याद रखना है। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जहां पे मिरर पे टच करेगी वो पोल। पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है? फोकस। फोकस की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज। जब मिरर पे जो लाइट रेज पड़ती हैं वो जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं जिस पॉइंट से, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फोकस से पता चला सारा कुछ यही होगा, मेन पॉइंट फोकस। ठीक है। और पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोला था? फोकल लेंथ। पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोला हमने? फोकल लेंथ।
तो ये हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर। अब इन्हीं स्फेरिकल मिरर में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम समझने के लिए एक बार वापस से हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर दूसरी टर्म क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिरर पे टच किया वो पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या था? फोकस। पोल से फोकस के डिस्टेंस को हमने क्या कहा? फोकल लेंथ। पोल से सेंटर के ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को, या सेंटर के डिस्टेंस को हमने क्या कहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही थी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द मिरर जहां हमें रे डायग्राम बनाने हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पोर्शन था जहां पे, हाँ, जहां सेंटर ऑफ द, हमने जहां से वो लेंस लेके बनाया, तो वो जो लेंस बनाना है, सॉरी लेंस पे आगे मिरर था जो हमारा, वो जो मिरर था हमारा, उस मिरर का जो पोर्शन हमने कट किया तो उसका एक कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और फिर द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड imaginary line joining pole and center of curvature is called principal axis। उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल क्या होता है? तो पोल होता है सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का पूरा सेंट्रल पार्ट। ये मैंने ऐसे मिरर बनाया, उसका जो सेंट्रल पार्ट था, मिरर का सेंटर पार्ट जो था वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आए फोकस पे, फोकस पे आए। फोकस क्या होगा? पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। वो एक क्या है? पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट एक्चुअली। पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फोकस इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑन principal axis where parallel light rays, जब लाइट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल, वेयर पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट, या तो खुद रियल इमेज होगी तो खुद से मीट कर जाएंगी, और अपीयर्स टू मीट, और अपीयर्स टू मीट, मीट मतलब ऐसे लगेगा कि वहां पे वो मिल रही हैं। अपीयर्स टू मीट, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ, क्या कह रहे थे उस पॉइंट को? उस पॉइंट को हम कह रहे थे फोकस। और फिर फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ पोल टू फोकस, पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से हमारे फोकस के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस मिरर से हमने इसे बनाया था उसका लेंथ, वो सेंटर, सेंटर ऑफ होलो ग्लास बॉल, वो ग्लास बॉल जो होलो ग्लास बॉल थी, ठीक है, उसका जो वो पॉइंट था उसे हम क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका सेंटर के पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब बात करते हैं कि मुझे रे डायग्राम्स बनाने हैं। मैम पेपर में तो रे डायग्राम्स आते हैं, चलो फटाफट से बात करते हैं फिर रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम्स में रूल नंबर 1 मैंने ये बनाया, कनकेव मिरर। जब भी आप मेरी एक बात को मान लोगे ना, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक समझ लो। वैसे तो ये ट्रिक भी नहीं है,
सिंपल सी बात बता रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसा ही पेपर में बनाओगे ना, तो थोड़ी हेल्प मिलती है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक मान लेते हैं इसे। कि जब भी आप कभी मिरर बनाओगे ना, मिरर बनाने के बाद पोल से फोकस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखो और सेंटर का डिस्टेंस आगे 2। मतलब आप एक 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए। देखिए सुंदर रे डायग्राम बनाने के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ सुंदर बनाने के लिए बता रही हूँ, लॉजिक नहीं है यहाँ पे, कोई भी कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, दिस इज नॉट अ कोई लॉजिक। सिर्फ एक अपने रे डायग्राम को सुंदर टीचर के सामने प्रेजेंटेशन पेपर में अच्छे करने के लिए आप एक 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए, उस कंपास को यहाँ रखिए, एक आर्क लगाइए, इस साइड से पॉलिश कर दीजिए। जहां आपने कंपास रखी थी ना, वो आपका सेंटर, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोली थी, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आपका 4 बनेगा। फिर पोल से 2 सेंटीमीटर पे लाइन पॉइंट बना दीजिए, फोकस। समझे? रिपीट करती हूँ, कंपास 4 सेंटीमीटर की ओपन करनी है, आर्क लगानी है, जहां आपने कंपास रखी वो सेंटर, और आर्क को पॉलिश कर लेना है कनकेव। बाहर से पॉलिश किया तो कनकेव मिरर, अगर उसी आर्क को आपने अंदर से पॉलिश कर दिया तो वो कन्वेक्स मिरर। ये सेंटर मान लो यहाँ कंपास रखी थी, और उसके हाफ डिस्टेंस पे बीच में बिल्कुल मिड में फोकस। ठीक है, मिड मतलब जब तुम्हें पता है तुमने 4 सेंटीमीटर की कंपास खोली है, तो मिड 2 सेंटीमीटर ही बनेगा, वहां फोकस। ठीक है, और फिर रूल नंबर 1 जो हमारा रे डायग्राम बनाने का है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है, इफ इंसिडेंट रे इज parallel to principal axis, incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray is passes through focus। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहां से जाएगी? फोकस में से जाएगी। देखिए मेरी ये इंसिडेंट रे जैसे ही मिरर पे टच की, एक इंसिडेंट रे आई, मिरर पे टच की, मिरर पे टच करेगी तो ही तो रिफ्लेक्शन होगी उसमें। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट, उसके बाद टच करते ही वो बाउंस बैक करी और कहां से गई? फोकस में से गई। विल पासिस थ्रू फोकस। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ होगी, ऐसे आई, जब उसने डाइवर्ज करना है वो ऐसे गई, जब वो ऐसे बाउंस बैक की, जब वो ऐसे बाउंस बैक की, तो उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो वो कहां से पास हो रही है? फोकस में से पास हो रही है। एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ पे अभी रियल इमेज अपने आप बनी, ये अपने आप रिफ्लेक्शन दिख रही है रियल, यहाँ पे एक्सटेंड करके अपीयर्स टू पासिस थ्रू द फोकस, अपीयर हो रहा है फोकस में से पास करती हुई, तो ये क्या हुई? वर्चुअल होगी। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 कहता है, when incident ray is passing through focus, जब इंसिडेंट रे फोकस में से पास करती है, देन रिफ्लेक्शन के बाद देन रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगी तभी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, मिरर पे फॉल करी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। ये देखिए, ये मैंने ये कन्वेक्स बनाया, वो कनकेव, इनके सेंटर से एक लाइन पास की, दैट लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं पॉइंट्स को लेबल कर रही हूँ। रूल्स देखिए मैं कितने साफ तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीके से चलना है सब चीजों को लेबल करते हुए। बस यहाँ जो एक चीज मैं नहीं कर रही हूँ, जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप 4 सेंटीमीटर के कंपास लेके आर्क लगाओ, जिस पॉइंट पे आपने रख के आर्क लगाई वो आपका सेंटर, फिर मार्क करते जाओ पीएफ। एफ बिल्कुल मिड में मार्क होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने 4 सेंटीमीटर की आंख लगाई है। अब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, जो ये ऑब्जेक्ट से चली, फोकस में से अगर आती है, मिरर पे टच करते ही वो
पैरेलल हो जाएगी। आपकी ये रे अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू फोकस, ये फोकस में से पास होती नजर आ रही है, अपीयर हो रही है, तो ये मिरर पे टच करते ही पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। गॉट इट? ये रे ऐसे आई, अब इधर तो नहीं जा सकती, मिरर पे टकरा के तो वो बाउंस बैक कर रही है, लेकिन उसकी अलाइनमेंट, उसका एंगल ऐसा था कि वो अपीयर्स टू पासिस फ्रॉम द फोकस, इसीलिए जैसे ही वो मिरर पे पड़ी तो वो बाउंस बैक होके क्या बनी? पैरेलल बन गई। ठीक है? क्योंकि हमेशा हमें हर केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल रखना है, तो बस ये उन्हीं रूल से हम उसी लॉ को फिल करते हुए कुछ रूल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ठीक है? वही सेट स्टैंडर्डाइज रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है, इफ इंसिडेंट रे passes from सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, देन रिफ्लेक्टेड रे फॉलो सेम पाथ, मतलब अपने ही पाथ पे वापिस हो लेगी, फॉलो सेम पाथ। क्या मतलब? देखिए, फिर से मैंने एक कनकेव मिरर बनाया बाहर से पॉलिश करके, एक कन्वेक्स मिरर बनाया अंदर से पॉलिश करके, दोनों पे एक लाइन बनाई, इमेजिनरी लाइन होती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उस पे ये पॉइंट सी, जहां मैंने कंपास रख के ये आर्क लगाई होगी वो पॉइंट सी होगा, उसके मिड में यहाँ एफ, और ये जहां टच कर रही है ये पी। जब तक आप पी एफ सी लेबल नहीं कर लोगे आपका रे डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। स्टार्टिंग यही है, रे डायग्राम बनाने के लिए मिरर बनाओ, पॉलिश करो, प्रिंसिपल एक्सिस पे पी एफ सी मेंशन करो, ये हो गया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर अब जो ऑब्जेक्ट से रे चली है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट से रे चली है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो अपने ही पाथ पे बाउंस बैक होगी, हमें रिफ्लेक्टेड रे अलग से नजर नहीं आएगी। ये रे यहां से आ रही थी एक, ये ऐसे रे आ रही थी, तो इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहीं बाउंस बैक हो जाएगी, दूसरी रे कोई नजर नहीं आएगी क्योंकि वो अपने ही सेम पाथ पे बाउंस बैक हुई। ठीक है? जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे बाउंस बैक हो गई। रूल नंबर 4, द लास्ट रूल, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। 4 रूल्स हैं हमारे रे डायग्राम बनाने के। रूल नंबर 4 क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ कि ये मेरा कनकेव मिरर, ये मेरा कन्वेक्स मिरर नहीं, ये दोनों अभी ग्लास हैं, जब तक मैं इसको पॉलिश नहीं करूंगी ये मिरर नहीं बनेंगे। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर, P से F का डिस्टेंस, F से C का डिस्टेंस शुड बी इक्वल, पोल से फोकस का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हमेशा हर रे डायग्राम में, कैसा भी रे डायग्राम हो, इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपका रे डायग्राम का रिजल्ट गलत हो सकता है। गलती को हटाने के लिए, स्कोप ऑफ मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला जो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वही पेपर में करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, कि 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आर्क लगाएंगे मिरर बनाने के लिए, जहां कंपास रखी वो सेंटर, 2 सेंटीमीटर उसके बाद हम फोकस बना लेंगे, बात ही खत्म, कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है? चलिए, अगर लाइट रे एंगल आई पे आई तो सेम एंगल आर पे, एंगल आई और आर इक्वल है, बाउंस बैक होगी। लाइट रे एंगल आई पे आई और एंगल आर पे बाउंस बैक हो जाएगी। तो दीज आर द 4 रूल्स, दीज आर द 4 रूल्स जिनके थ्रू हम रे डायग्राम बना सकते हैं। बट मैं एक सजेशन देती हूँ बच्चे आपको यहाँ पे कि वी विल नॉट यूज द रूल नंबर 4 इन एनी रे डायग्राम, क्योंकि जब मुझे रे डायग्राम बनाने हैं तो मुझे एक रे डायग्राम के लिए एक टाइम पे सिर्फ 2 रूल चाहिए, क्योंकि इमेज कब बनती है, इमेज की डेफिनेशन क्या थी, वेयर द टू रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट, तो मतलब मैं 2 रूल लगाऊं
तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाएंगी, वहां इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। वाई टू यूज ऑल फोर, एक टाइम पे दो ही यूज करने हैं, और दो यूज करने हैं तो मैं जो आसान वाले दो होंगे वो यूज करूंगी। फोर्थ वाला रूल मैं जनरली यूज नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है यूज नहीं हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल आई और एंगल आर जो हमें बना रहे हैं बहुत स्मॉल स्मॉल एंगल्स हैं, तो थोड़ा भी डिविएशन आएगा, थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो हमारे रे डायग्राम्स गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वी विल अवॉइड यूजिंग द रूल नंबर 4, जबकि कर सकते हैं बट हम नहीं करेंगे। हम 1 2 3 रूल नंबर से रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे और वो बहुत बढ़िया रे डायग्राम बनेंगे और उसी तरह से पेपर में बना के आएंगे। चलिए, रूल्स हमारे हो चुके हैं, हमें बात करनी है अब रे डायग्राम्स की। तो जो हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर पे कहीं पड़ा है, जस्ट लाइक सन। तो जब इंफिनिटी होता है तो याद रखिए दूर से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल रेज ही नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी? पैरेलल रेज। मैंने क्या किया, ये एक मिरर लिया, कनकेव मिरर, मैं रूल्स ऑफ कनकेव मिरर यहां हम पढ़ रहे हैं। ये रे डायग्राम किसके हैं? कनकेव मिरर के। चलिए मेंशन कर देते हैं, कनकेव मिरर के रे डायग्राम है। मैंने कनकेव मिरर लिया और उस कनकेव मिरर पे मैंने यहाँ पे ये पॉली मिरर बाहर की तरफ पॉलिश, ये PFC आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पैरेलल रे आई, डॉटेड मतलब दूर से आ रही है, फोकस में गई, पैरेलल रे आई फोकस में गई। लीजिए मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से, आप देखिए, ये मिरर पॉलिश, ध्यान क्या रखना है, बस यूजिंग अ स्केल PFC, P और F के बीच, P और C के मिड में F हो बस। ओके, हमने उसके लिए क्या यूज किया कि हम 4 सेंटीमीटर वाला रूल लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे तो F 2 सेंटीमीटर पे बना देंगे, अपने आप इस मिड में हो जाएगा। अब ये लाइट रेज आई, ये लाइट रे आई बहुत दूर से पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस में, क्योंकि पैरेलल आती है तो फोकस में से। दूसरी लाइट रे भी आई, पैरेलल आई, फोकस, दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिली? फोकस पे। तो जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी? इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ बनी? जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिली, कहाँ मिली? एट F, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की बात करूं तो इमेज का साइज कैसा था? पॉइंट साइज, छोटी सी इमेज ही तो बनी, तो पॉइंट साइज इमेज बनी, बहुत छोटी सी पॉइंट साइज इमेज बनी। नेचर तो देखिए खुद ही तो बनी है, हमने कोई अपीयर्स टू मीट वाली बात तो की नहीं कि एक्सटेंड किया लाइट रेज को, वो खुद से बनी। तो वो कैसी हुई? रियल हुई। और रियल इमेज मैंने आपको हमेशा बताया है, अभी बताया है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। सो ये हमने 2-3 पॉइंट याद कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम पे, ये आप खुद से वीडियो को यहीं पॉज करके पहले रे डायग्राम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट रे डायग्राम पे जाएंगे, तभी मजा आएगा, तभी प्रैक्टिस होगी, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चे। नेक्स्ट रे डायग्राम, इस रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है, सी के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आई, फोकस में से गई, है ना। दूसरी रे का मैंने क्या किया, उसको सेंटर ऑफ कर, आसान था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बस दो एरो ही तो लगाने थे, क्योंकि वो बाउंस बैक ही अपने पाथ पे हो गई। मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मिरर बनाया मैंने, ये मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर एफ आप अपने हाथों से नहीं बनाएंगे मेरी तरह, आप स्केल यूज करेंगे, PF और FC का डिस्टेंस इक्वल लेंगे। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, लाइट रे को पैरेलल लाए, फोकस में से चली जाएगी। फिर दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्केल, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्केल, जस्ट लाइक दिस, बाउंस बैक कर गई, दो इमेज जहां मिली वहां पे ये इमेज बन गई। अगर आप इमेज का साइज देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज उससे बहुत छोटा है, तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं इमेज की, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में, साइज ऑफ इमेज स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है?
ऑब्जेक्ट से ही तो देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही बात करूंगी, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, नेचर अपने आप बनी, अपीयर्स टू बी नहीं हुई, हमने कोई एक्सटेंड नहीं की, हमने कोई भी एक्सटेंड नहीं की, तो वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए थर्ड रे डायग्राम पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम होता है ये बहुत मुश्किल से बनता है बच्चों से, इसी रे डायग्राम के लिए बार बार बोल रही हूँ इक्वली डिस्टेंस रखो, इक्वली डिस्टेंस रखो तो नहीं गलती हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को एट सी रखा, यहां से एक लाइट रे गई पैरेलल, मिरर पे टकरा के फोकस से वापस, अब दोबारा ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली फोकस में से, मिरर पे टकराते ही पैरेलल, दोनों मिली कहाँ, एट सी, दोनों मिली कहाँ, एट सी। स्टॉप योर वीडियो हेयर ओनली, प्रैक्टिस इट 2 टाइम्स तब आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर आप देखेंगे इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन एट सी, साइज ऑफ इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइज। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको कनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज ऑब्टेन करनी है, आप ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, तो ऑब्वियसली आप कहां रखेंगे, सी पे रखेंगे, है ना। और नेचर खुद से मिली, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो कैसी हुई, रियल। और उल्टी तो दिख ही रही है ना आपको बनती हुई, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए फोर्थ रे डायग्राम बनाते हैं। फोर्थ रे डायग्राम में इट इज ऑल सेम, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक रे डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इमेज यहाँ पे गड़बड़ है बच्चे, ये इमेज यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, डोंट रेफर दिस इमेज, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, वो पैरेलल गई, फोकस में से आई। दूसरा वाला ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, फोकस में से लाना पड़ेगा क्योंकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ला सकते हो। द बेस्ट ऑप्शन इज आप फोकस से लेके जाइए, फोकस से लेके जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो आपकी इमेज बनेगी ना, इफ यू यूज प्रॉपर पेन पेंसिल स्केल बियॉन्ड सी बनेगी। मेरी थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है बट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग हियर द स्केल, इक्वल डिस्टेंस मैंने यूज नहीं कर पा रही हूँ, स्केल नहीं है मेरे पास ना, आप यूज कीजिए, डेफिनेटली अच्छे से बनेगी। इसको बनाने के बाद ही आप नेक्स्ट रे डायग्राम पे जाएंगे। इमेज की जो पोजीशन आपकी बननी चाहिए, स्टॉप योर वीडियो हेयर, पहले ये रे डायग्राम बनाइए और आपकी इमेज पोजीशन आनी चाहिए बियॉन्ड सी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस कीजिए इसे, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब साइज की मैं बात करूंगी ना तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, साइज एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम पे चलते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, यहां ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट जब एफ पे है, रे गई पैरेलल, फोकस में से आ गई, बट अब दूसरी तो फोकस में से निकल ही नहीं सकती है ना इंसिडेंट रे, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट ही फोकस पे पड़ा है। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिए, देखिए एक ऑब्जेक्ट, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक यहाँ रख दिया स्केल आपका मिरर पे, और एक सीधी लाइन खींच दी, मिरर से फोकस पे आती हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई एक सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगी कहीं और, उसको जाना ही नहीं है। और ये दोनों रेस हमें ऐसे दिखती है, पैरेलल रेस। पैरेलल रेस जब इंफिनिटी से आनी थी तो हमने कैसी रेस बनाई थी, रे डायग्राम 1 में पैरेलल, इसका मतलब अगर वो पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ मिलेंगी, इंफिनिटी पे, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, क्योंकि पैरेलल रेज है तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज हो गई
इंफिनिटी। साइज जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी बनेगी। एनलार्ज्ड। नेचर सेम साइड पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, अपने आप बनेगी, एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलिए लास्ट रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर देखते हैं। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? यहां ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में रखा। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। देखिए इस रे डायग्राम में क्या किया है, एंगल आई और एंगल आर लिया है, बट आई विल अवॉइड एंगल आई एंड एंगल आर। तो ये लीजिए, मैं यहाँ आ गई अपने हाथों से बनाने, हाथ से बनाने, आई एम यूजिंग माई फ्री हैंड, वन रे वन हैंड, पोल फोकस इक्वली डिस्टेंस सेंटर, पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल गई तो फोकस में से निकाल दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ मिरर और फोकस पे एक साथ नहीं दिख सकता ना, कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से चले फोकस में से पास होते हुए मिरर पे जाए, क्योंकि फोकस तो पीछे हो गए। तो मेरे स्केल लेना है, यहाँ यहाँ और ऐसे स्केल यहाँ, 3 पॉइंट से मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है। देखिए मैं पहले डॉटेड बना के ट्राई कर लेती हूँ, आपके पास स्केल होगा तो आपकी प्रॉपर बनेगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे, जो ऑब्जेक्ट पे भी पड़े, मिरर पे भी पड़े और सेंटर पे भी पड़े। तो ये जो दो रे होंगी ना आपकी, जो इस सेंटर से और ऐसे जा रही होंगी, खुलती हुई नजर आ रही होंगी। जब लाइट रेस खुल रही है तो मुझे समझ आ रहा है ये कहीं ना कहीं पीछे मिलेंगी। रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये यहाँ मिल गई। तो यहाँ इमेज कैसी बनी अब? वर्चुअल, क्योंकि अपीयर्स टू बी मीट, एक्चुअली में मीट नहीं हुई, हमें तो नहीं दिखी, मिरर के पीछे कहीं मीट कर रही है। तो साइज, पहले तो हम पोजीशन, ये बनाया ना यहाँ पे पोजीशन, ये ऑपोजिट साइड पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर। मिरर के पीछे कहीं बनी, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड पे बनी ही नहीं, तो इसीलिए अपीयर्स टू बी मीट है, इसीलिए नेचर वर्चुअल होगी। और देखो सीधी भी बन रही है ऊपर की तरफ ही, जहां ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में ऊपर की तरफ बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बहुत बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। तो यहां हमने देखा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में, आपका की पॉइंट में, एक्स्ट्रा ज्ञान, वटएवर ज्ञान की बात को लिख लो, कि कनकेव मिरर में ओनली एंड ओनली वन टाइम वर्चुअल इमेज बनती है। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। ठीक है, फोकस से पहले जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लस वो वर्चुअल के साथ साथ एनलार्ज्ड, बड़ी भी होती है। अदरवाइज कनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। गॉट इट? आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। कनकेव मिरर सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस से पहले पड़ा होता है, और वो वर्चुअल इमेज जो उसकी बनती है वो एनलार्ज्ड भी होती है। इसके अलावा सभी केसेस में, चाहे ऑब्जेक्ट फोकस पे हो या फोकस से पीछे कहीं भी हो, सेंटर पे, बिटवीन C एंड F, बियॉन्ड C हो, तो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे मैं मिरर की बात, कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स की बात करूंगी। कौन से मिरर की? कन्वेक्स मिरर की। और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही रे डायग्राम बनते हैं हमारे। पहला ऑब्जेक्ट कहां होता है? एट इंफिनिटी। याद रखिएगा, ये जो कन्वेक्स मिरर है ये कन्वर्जिंग नहीं है, कनकेव की तरह लाइट रेस को इकट्ठा नहीं कर रहा है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट रेस को फैलाने का काम करेगा। इसलिए रे डायग्राम कुछ अलग ही दिखेंगे और दो ही बनेंगे। देखिए मिरर, अब मैंने मिरर को बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से पॉलिश किया, जिस साइड फोकस और सेंटर था उस साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, और फिर अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पैरेलल ले आई, जैसे ही मिरर पे टकराई वो ऐसे बाउंस बैक की, और वो जो हाँ बाउंस बैक की वो पीछे फोकस से जा रही है। तो आपको रे डायग्राम बनाते हुए क्या ध्यान रखना है? तो आपने ये मिरर बनाया, अंदर से पॉलिश कर दिया,
प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, सेंटर बनाया, फोकस बनाया, पोल बनाया। जैसे ही आप लाइट रे को लेके आए ना, ये आ गई लाइट रे, मिरर पे डाली, उसके बाद अपना स्केल लिया, स्केल को एक पॉइंट यहां रखा, एक यहां रखा, और यहां वाले पॉइंट से ऐसे सॉलिड लाइन कर दी, यहां से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन कर दी। पहले पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फोकस पे स्केल रख के अपनी लाइन की बेंच देख लोगे, लाइन कहां जा रही है, कैसे जा रही है, फिर उधर सॉलिड, इधर डॉटेड। सेम हेयर, स्केल से ही बनाई, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बना मिरर पे वो टच की, वहीं पे एक इधर स्केल रख के पहले देख के बनाना है, सुंदर तभी बनेगा। इमेज पोजीशन is at f, साइज पॉइंट साइज, फोकस पे जब भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, छोटू सी होगी, पॉइंट साइज होगी। नेचर, डॉटेड लाइन पे एक्सटेंड करके बनाया आपने, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके डन। चलो नेक्स्ट रे डायग्राम करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं भी रख दो भाई, कोई जिस साइड हमने रखना है वहां कौन सा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ है ही नहीं, वो तो दूसरी साइड पे है जहां पॉलिश हो चुका है। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा, एक राइट रे पैरेलल लाई, फिर स्केल लिया, एक पीछे बना दी और उसको एक्सटेंड करके फोकस में से ले, दूसरी को तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, जहां दो इमेज मिली, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिली, वहां इमेज बन गई। तो वो इमेज बन गई, हम लिखते हैं इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन है ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसके ऑपोजिट साइड पे बनी है। नेचर क्या है, तो आपको दिख रहा है वो डॉटेड लाइन पे एक्सटेंड होके बनी है, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज आप देख रहे हैं वो छोटा है, स्मॉल। तो अब यहां से आपको एक की पॉइंट नोट करना है, वर्चुअल इमेज। क्या आप की पॉइंट नोट किया आपने कि जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कनकेव के केस में, जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो एनलार्ज्ड होती है, और कन्वेक्स जो कि कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, वो हमेशा स्मॉल साइज होती है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आई हैव वन मिरर बट आई डोंट नो कि वो मिरर कनकेव है या कन्वेक्स, लेकिन मुझे ये पता है कि उससे जब मैं इमेज बना रही हूं तो वो वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बताया कहां रखा है, तो इमेज वर्चुअल बन रही है। फिर मैं पूछूंगी छोटी बन रही है या बड़ी, छोटी बन रही होगी तो कन्वेक्स मिरर है, बड़ी बन रही होगी तो कनकेव है। और फिर कंफर्म करने के लिए, अच्छा वर्चुअल और बड़ी, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके देखो क्या रियल भी बनती है, बनेगी, पक्का बनेगी। गॉट इट। ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स याद रखना, न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल सेशन में हेल्प करेगा। वहीं पूछूंगी, अगर तुमने ये सेशन अच्छे से लगाया होगा तो न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आएगी ही नहीं। कैलकुलेशन तो तुम कर ही लेते हो, कैलकुलेटर तो तुम अच्छे हो ही, है ना। चलो कनकेव मिरर के यूजेस की बात करते हैं पहले। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, ठीक है, एक फेस मिरर होता है आपका, सैलून्स में यूज होता है, मेकअप में यूज होता है, एनलार्ज व्यू देता है ना, सीधा एनलार्ज व्यू देता है, इसलिए कनकेव मिरर वहां यूज होता है, ठीक है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, वो टूथ का आपके टीथ को देखना, उसने बड़ा करके देखेगा अंदर क्या है तभी तो पता चलेगा ना, तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ओके देन और कौन यूज करता है ये कनकेव मिरर, और कौन यूज करता है ये, जो आपके हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, उनमें ये कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर है ये कहाँ यूज होता है, तो ये जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, साइड में एक रियर व्यू मिरर होता है ना गाड़ी में, सामने रियर व्यू मिरर होता है पीछे का देखने के लिए कि पीछे गाड़ी कैसे आ रही है, कार के, तो दैट रियर व्यू मिरर इज कन्वेक्स मिरर। उस पे देखो क्या एक लाइन लिखी होती है कि द ऑब्जेक्ट्स
appearing in a mirror are far much far away from you actually, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, तभी रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। हमें इरेक्ट इमेज चाहिए होती है। ओके, अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगी, एक बार सुन लो, इसको मैं रिपीट कर दूंगी न्यूमेरिकल करते टाइम। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जब भी हम पोल से, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू। पोल से इमेज के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी। u is object distance, v is image distance। all, पहला रूल, all distances are measured from pole। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, पोल से इमेज का डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस, है ना? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज h, हाइट ऑफ एन इमेज इज h डैश। ओके, और जब भी हमें कोई भी डिस्टेंस लेना है, शुरू पोल से करना है, लेकिन पोल से जब मैं, देखो पोल से इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, ये देखो, ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती है हमारी, लेकिन अगर मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगी तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूंगी, तो मैं लेऊंगी नेगेटिव। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल से चलते हुए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल रही हूं। अगर मेरी इमेज यहां होती तो मैं पोल से ऐसे चलती और इंसिडेंट रे भी ऐसे आ रही है, तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी पोल से ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। एनीथिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, एनीथिंग बिलो, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मतलब अगर इमेज में वो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड नीचे की तरफ होगी, तो इन्वर्टेड इमेज की एच डैश की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी, तो उसकी एच डैश की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हम कैसे लेंगे? हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। 4 सेंटीमीटर तो +4, रियल इमेज होगी 4 सेंटीमीटर की, वो नीचे की तरफ है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -4। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, पोल से इमेज का डिस्टेंस v, पोल से फोकस का डिस्टेंस, अगर ये फोकस है तो फोकस का डिस्टेंस f, फोकल लेंथ। और यहीं से हमारा बन के आया, अब क्या बन के आया? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को याद करेंगे, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u is object distance, v is image distance and f is focal length। और दूसरा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा? इसका -v/u। तो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में मैंने रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ा दी, फॉर्मूले पढ़ा दिए, आप इनको लर्न कर लीजिए। पार्ट नंबर 2 में मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगी पहले, फिर पार्ट नंबर 3 में लाइव सेशन में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां तक पढ़िए, रिफ्रैक्शन कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। याद करके रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना ही करना है, जिसके बिना मजा नहीं आएगा रे डायग्राम समझने में, रिफ्लेक्शन चैप्टर नहीं समझ आएगा, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। क्या काम करना है? इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ये जरूर करना, वरना पेपर अच्छा नहीं होगा। ठीक है?